हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आपके जितने भी ऑनलाइन पेपर्स आए थे उनकी हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट करेंगे उसके। तो यहाँ पे आज हम जो लेने वाले हैं ये आपका है 3 जनवरी का। कब का है? 3 जनवरी 2022 को जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था। देखो, चीज़ें तो सेम है, टॉपिक से सेम है, लेकिन इनका ऑनलाइन जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ा सा चीज़ों को इन्होंने क्या किया है, घुमा के पूछा है। तो हम सारी ही चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन पेपर देखने को मिलेगा और किस तरीके से आपको कौन सी अप्रोच लगानी है वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे सीडीपी का पोर्शन है जो हमारा, और इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी यहाँ पर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है आपका यहाँ पे, एज पर कंटेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। ओके, यानी कि आपके जो बालक का क्या होता है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। पढ़ेंगे अपने ऑप्शंस को। सभी बच्चों के लिए एक समान, सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। सभी के लिए क्या है, समान नहीं है। ओके, सब अपने अलग अलग संदर्भ में विकास सभी का होता है। बहुआयामी है, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते हैं। सबकी संस्कृति अलग होती है ना, सबका अपना परिवेश अलग होता है, सबका इन्वायरमेंट अलग होता है। सब लिए क्या होता है, बहुआयामी होता है और अलग अलग संदर्भों में होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए दिशात्मक, बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता ऐसा नहीं है, क्योंकि विकास का हम कुछ कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ओके, सिर्फ माता पिता, यानी कि जहाँ पे भी ओनली, सिर्फ, केवल ये दिख जाए, ये आपका नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनको आपको वहाँ पे कट करना। तो इस तरीके से आपको अपने ऑप्शंस को पढ़ना है, क्योंकि देखो जितने शॉर्ट तरीके से आप पढ़ोगे उतना टाइम आप वहाँ पे अपना बचा लोगे। एक तो वहाँ पे जो घड़ी आपकी टिक 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 चलेगी, उससे और भी ज़्यादा मतलब एकदम से बच्चे को एनजाइटी होने लगती है कि टाइम चला जा रहा है। टाइम चला तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, और आराम से अपनी चीज़ों को करते जाना है जो आपने सीखा है। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास मध्य से आरंभ होकर, यानी कि कहाँ से, सेंटर टू पेरिफेरी। ये वाला आपका कौन सा है, मैंने बहुत बार बताया, ये हर बार पूछा जाता आपसे पेपर में। जब भी मैंने जितने भी पेपर कराए हैं, ऐसा एक भी पेपर नहीं है जिसमें ये सिद्धांत नहीं आया हो। तो ये कौन सा होता है, इसको कहते हैं अधोगामी, यानी कि इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। और ये होता शीर्षगामी, जो कि आपका होता है सिर से लेके पैर की तरफ। ओके, तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, अधोगामी। देखो, आपको अगर हिंदी समझ नहीं आ रही, आप इंग्लिश पे जाके वहाँ पे देख लो कौन सा है ये, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। यानी कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं। ओके, तो ये जो आपके होते हैं, यानी कि सक्रिय रूप से भाग लेने, कल्पनाशीलता बच्चों में आ जाती है शैशवावस्था में भी, बट जब वो सक्रिय रूप से वहाँ पे भाग लेने लगते हैं तो वो होता है आपका कौन सा, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। मैंने आपको बताया था इसकी दो संस्थाएं होती हैं, एक होती है प्राथमिक और दूसरी होती है द्वितीयक। तो परिवार आपका हमेशा, यानी कि जो आपकी फैमिली है वो हमेशा प्राथमिक में जाएगी, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सबकी सेकेंडरी में चली जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी फैमिली तो नहीं है, फैमिली हमारी प्राथमिक होती है। इन्होंने हमसे क्या पूछा, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक पूछा है। तो आपका मीडिया भी हो जाएगा, धार्मिक संस्थाएं हो जाएंगी, आपका विद्यालय भी सेकेंडरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, किस में है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन इस तरीके का हमें नहीं दिख रहा है। तो जिसमें फर्स्ट होगा उसको आप काट दो। तो इसमें सभी में फर्स्ट है, यहाँ पे सारे ही आंसर गलत दिए गए हैं। देखो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाद बाकी आपको उससे मतलब नहीं है कि आंसर कौन सा। अब इसमें जो आपका ये क्वेश्चन था, इसमें पक्का सभी को प्लस पॉइंट दिया हो गया होगा, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। आपको पता होना चाहिए मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय आपका किस में जाता है, सेकेंडरी में जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई गई हैं। ओके, वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है, यानी कि उसके पास 3 पेंसिल है इस तरीके से। तो वो उनके बीच में क्या करती है, संबंध बताती है। जब रुचि ये निष्कर्ष निकालती है कि गा से बड़ी है, यानी कि ये इससे बड़ी है और ये इससे भी बड़ी है, तो फिर ये सबसे बड़ी हुई ना, तो ये इससे बड़ी हुई, मतलब ये निष्कर्ष निकालती है। कैसे निकाला उसने, चीज़ों को देख के, यानी कि मूर्त तरीके से। तो यह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो यहाँ पे वो कुछ श्रेणी में नहीं लगा रही। अगर वो ऐसे रखती कि जैसे 1 यहाँ पे आएगी, 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाता आपका क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता आपका यहाँ पे नहीं होगा, संरक्षण वो नहीं कर रही है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे क्या करिए, वो सकर्मक अनुमान लगा रही है। ओके, क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव थॉट, यानी कि जो ट्रांजिटिव थॉट आपका होता है, ये आपकी जीन पियाजे की जो 3rd स्टेप होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें आ जाता है और इसकी ये विशेषता है एक महत्वपूर्ण। तो आपका ऑप्शन इसमें 3rd सही हो जाएगा। वो क्या कर रही है, सकर्मक अनुमान, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क, यानी कि जो आपका हाइपोथेसिस होता है वो आपका आता है 4th स्टेज में, जो कि आपकी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। देखेंगे यहाँ पे अपना जो भी ऑप्शन है हमारा, तो परिकल्पना आधारित निगमन, मैंने अभी बताया कि हाइपोथेसिस आपका जो ये तर्क है, तो तर्क किस में आता है, 4th स्टेज में। हमसे पूछा मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त चिंतन भी नहीं आता है, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन भी नहीं आता है, तो क्या आ जाता है आपका प्रतिवर्तन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका रिवर्सिबिलिटी आपकी जो है वो किस में आ जाती है, पियाजे की 3rd स्टेज में आ जाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। आप मेरी एक बात गांठ बांध लो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं हूबहू आपको इसी तरीके से पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपने ये सारे प्रैक्टिस कर लिए, जितने भी पिछले ऑनलाइन पेपर हुए हैं, तो 100% 30/30 आपके आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कोई नहीं आपको वहाँ पे रोक सकता, क्योंकि मैं इतने पेपर सॉल्व कर पा चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ कि सभी में सेम क्वेश्चन है, जरा सा इधर उधर वर्ड्स को करना है और सेम वही क्वेश्चन, वही टॉपिक उसी तरीके से पूछा गया है। देखेंगे अपने, तो इसमें क्या है, हम सभी को पता है इसमें आपका कौन सा है, पारंपरिक भी है, उत्तर पारंपरिक भी है, पूर्व पारंपरिक भी है, अपारंपरिक जैसी इसमें कोई अवस्था यहाँ पे नहीं है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से उसे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, यानी कि वो कौन सा, यानी कि सामाजिक अध्ययन, बच्चे यहाँ पे क्या करें, ग्रुप में सीखें, तो उसे क्या चीज़ बचना चाहिए, मतलब कि निगेटिव पूछा है आपसे, क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है आपसे। अपने फर्स्ट ऑप्शन को, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ओके, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, तो आवश्यकता के अनुसार पाठ प्रयोग करना, ये भी सही है। सामाजिक संदर्भ में सिखाना, यानी कि समाज से जोड़ के सिखाना, ये भी सही है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, बिल्कुल सही बात है। बट अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत, ये वर्ड भी निगेटिव है। ये आपको जहाँ मिल जाए समझ लो ये क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, और ये निगेटिव वर्ड है आपका। मानकीकृत होता है मतलब स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि सभी बच्चों के लिए एक सी परीक्षाओं का वो कर दो, सबको एक तरीके से वहाँ पे असेसमेंट करो, तो ये एक कोई बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, लेव वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि सामाजिक संरचनावाद जो उनका सिद्धांत है, उसमें उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया है, सहकर्मी सहयोगिता,
सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप। यहाँ पे अगर हस्तक्षेप होता तो आपका आंसर सही हो जाता। आ से होने से यहाँ पे ये क्या हो गया है, निगेटिव का भाव आ रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही नहीं होगा। रटकर याद करने पर उन्होंने कभी भी बल नहीं दिया है। संदर्भित पाठ्यक्रम होना चाहिए, गैर संदर्भित से बच्चा नहीं सीखेगा। तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि सहकर्मी, सहयोग, ग्रुप डिस्कसिंग, लर्निंग, इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा दिया है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, यानी कि जो प्रगतिशील कक्षा होती है जिसकी बात कौन करता है, जॉन ड्यूवी करते हैं। तो वहाँ पे अगर एक अध्यापिका है तो उसे किन चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए। देखेंगे कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में, अगर वो कठोर नियंत्रण में रहेगी तो वो प्रगतिशाली कक्षा आपकी नहीं होगी। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, तो ये तो सरासर गलत बात है। अधिगम केवल कक्षा में होता तो फिर बाहर इंसान फिर कुछ चीज़ों को सीख ही नहीं पाता। ओके, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ क्या करते हैं, विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। एक टीचर को वहाँ पे उन सभी का स्वागत करना चाहिए और उन सभी अनुभवों का सम्मान करना चाहिए और उनसे जोड़ के बच्चों को सिखाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यार्थी ड्रिल और अभ्यास और प्रैक्टिस और रटवाना, ये सारे निगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो आप उस आंसर को तुरंत ही वहाँ पे कट कर दोगे। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, किसी विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो सभी को पता है कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इनके हिसाब से बुद्धि जो होती है आपकी बहुत प्रकार की होती है और हर एक क्षेत्र में अपनी एक अलग बुद्धि वहाँ पे काम करती है। ये कोई सिंगल एंटिटी यहाँ पे नहीं है। तो जीन पियाजे ने नहीं दिया, वाइगोस्की ने भी नहीं दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी यहाँ पे नहीं दिया। आंसर हो जाएगा आपका हार्वर्ड गार्डनर। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो ना तो ये आपका प्रासंगिकता है, ना ही भेदभाव है, ये आपका क्या है, रूढ़िवादी, यानी कि एक सोच जो बच्चों से लेके सभी में हमने विकसित की है वो क्या है कि ये काम लड़कियों के लिए हैं, ये लड़कों के लिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई आपसे बात करता है तो इसका मतलब है कि वो जेंडर रूढ़िवादिता पे बात कर रहा है। ओके, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे नियम बना दिए हैं कि लड़के गुड़िया से नहीं खेल सकते हैं, वही उसके माइंड में है, इसलिए उसने इस तरीके का प्रश्न यहाँ पे किया है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक शिक्षक एक महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो आप क्या कहेंगे? इस तरीके की मूल्यांकन को यहाँ पर आप क्या कहने वाले हैं? तो जो हर बार होता है ये योगात्मक नहीं, योगात्मक आपका होता है लास्ट में। मानकीकृत भी नहीं है, मानकीकृत भी होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए। ये सिर्फ एक छोटी सी क्लास के लिए है, मानक तो है ही नहीं इसमें। तो सीधा सीधा क्या है आपका, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यानी कि वो ड्राफ्ट बनवाता है हर मंथली, फिर उसको देखता है, चेक करता है, फिर उसके हिसाब से उनमें चेंज करता है अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपके दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मेटिव और दूसरा होता है आपका समेटिव। तो समेटिव असेसमेंट को अभी गलत, मतलब अच्छा नहीं माना जा रहा है। एनईपी है, एनसीएफ है, सभी किस पर जोर दे रहे हैं? आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट पर, यानी कि बच्चे का डे बाय डे या मंथ बाय मंथ इस तरीके से उनका जो भी है असेसमेंट होना चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित नहीं करना है। आपके बच्चे की भाषा को कभी भी, ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार क्यों? भाई जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। यानी कि जो बच्चा जिस भी भाषा में अपनी लैंग्वेज में अपने आप को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उस भाषा का प्राथमिक कक्षाओं में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक लक्ष्यांक भाषा ये नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना है एज ए टीचर।
देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपका केवल है, तो केवल को तो हटा दो। अब जिसमें एक नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में भी 1 है, सेकेंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ में भी 1 है। निगेटिव तो नहीं पूछा इन्होंने, शिक्षा को। तो आपका भाई यहाँ पर भी इन्होंने सही आंसर नहीं दिया है। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, थर्ड। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल। खोज को बढ़ावा दिया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही हैं, एक गलत है। यहाँ पे भी आपको प्लस पॉइंट आई थिंक मिला होगा, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे चारों ही ऑप्शन, चारों में 3 फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट आपका क्या है, गलत है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, आपको नंबर लाने से वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। अब यहाँ पे मान लो कि आपको पता था, उसके बावजूद फिर आप कोई तो चूज़ करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ये गलती यहाँ पे हुई है। ओके, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पेपर को देने जाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।